वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से जीएस के प्रश्नों के लिए। इसमें जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है वो लाया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संगम राजवंश। तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम राजवंश के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी, उनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी, इसको भी याद रखना है और कभी कभी वर्ष भी पूछा जाता है। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे थे। तो आपको बताना है कि गुलामगिरी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, हिंदी में कि गुजराती में कि मराठी में कि अंग्रेजी में। तो यह जो है वो मराठी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो गुलामगिरी 1873 में, ज्योतिबा फुले मराठी भाषा में लिखते हैं। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा, ध्यान देना है, कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो यह है तंजावुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो तंजावुर शहर जो है वो कावेरी डेल्टा में स्थित है और इसको किसने बनाया था, विजयालय ने। अगला प्रश्न, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना, खाली स्थान है यहां पे आपको भरना है। तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है 1940। तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी, ध्यान से देखिए, शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है, मतलब कि कौन पहले आता है फिर उसके बाद में कौन आता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये जो मैचिंग है वो करेक्ट है, जिसमें शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का शासक बनता है। अगला प्रश्न ये है कि चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेट्टी कर है एक तरीके का टैक्स हुआ करता था, यह टैक्स किस रूप में लिया जाता था। ठीक है, जबरन श्रम में, फसलों, भू राजस्व या नकदी के रूप में। तो जो वेट्टी कर होता था वो जबरन वसूला किया जाता, जबरन श्रम मतलब कि फोर्स्ड लेबर के लिए। ठीक है, फोर्स्ड लेबर इसे कराया जाता था। ठीक है, किसमें, वेट्टी कर के रूप में। तो जबरन श्रम जो है वो वेट्टी कर हुआ था। तो चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित जो वेट्टी कर है वो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न में, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न यह है कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य के। ठीक है, तो रवि कीर्ति जो है वो चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में दरबारी कवि थे, जिन्होंने ए होल इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था। तो ये क्वेश्चन को फिर से देखिए, जो चताल युग है सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से यह है नौपाषाण युग का, ऑप्शन नंबर ए। तो चताल हुक जो है वो प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से किस युग का है, नौपाषाण युग का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था। तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना था सिराज उद दौला, ऑप्शन नंबर सी।
तो सिराजुद्दौला जो है वो 1756 में अलवर्दी खान की डेथ के बाद बंगाल का नवाब बनता है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो नागभट्ट जो है वो ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार, नागभट्ट जो है वो प्रतिहार राजवंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? यहां पे पूछा जा रहा है कि नहीं था, ठीक, जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो कदम्ब राजवंश है वह त्रिपक्षीय जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है, त्रिपक्षीय संघर्ष है, उसका हिस्सा नहीं था। बाकी के जो है राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहत और पाल, इन तीनों के बीच में आपस में संघर्ष जो है कन्नौज पे नियंत्रण के लिए होते रहे। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है कदम्ब वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी। तो यह है ऐहोल, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, यहां पे पहला नहीं दूसरा अधिवेशन पूछा जा रहा है कि दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक, तो जो आईएनसी का दूसरा अधिवेशन था उसमें टोटल 190 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, और दूसरा अधिवेशन कब होता है? 1886 में। कहां पे? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में टोटल प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो थी 190। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलना है आपको। देखिए यहां पे भारत की बात नहीं की जाएगी, यहां पे जो था यहां पे बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की जाएगी। क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल की। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो यहां पे संशोधन कर लेना है, भारत नहीं है बंगाल है। तो वारेन हेस्टिंग्स को 1773 का जो रिलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इससे पहले क्या था कि बंगाल में जो है वो गवर्नर हुआ करते थे, ना कि गवर्नर जनरल। तो अब यहां से जो है बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन क्षेत्र मतलब ये तीन जो स्टेट थे यहां के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स पदभार संभालते हैं। कब? 1773 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान यहां पे जो खाली स्थान है सोना आयात करते थे। तो हड़प्पा के लोग दिए गए ऑप्शन में कहां से सोना को इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे? तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है कर्नाटका। कर्नाटक से जो है वो इंपोर्ट किया करते थे सोने का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे, क्या बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो ये है मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का जो मेहरगढ़ है पूरा स्थल वो बोलन दर्रे के पास है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि जियाउद्दीन बर्नी ने, ये नाम याद रखना है आपको, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कितने वर्ष बाद लिखा था? तो पहला जो अपना वृत्तांत है, अपनी कथा है, वो एक तो 1356 में लिखता है। अब दूसरा जो अपनी कथा है, वृत्तांत है जियाउद्दीन बर्नी, वो कब लिखता है? ठीक है, तो आप यहां पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2, मतलब 2 वर्ष के बाद। तो अगर मान लें कि पहला वृत्तांत उसने 1356 में लिखा और इसके 2 वर्ष बाद मतलब कि 1358 में लिखता है ये। ठीक है, 1358 में वो दूसरा वृत्तांत लिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
आगे के प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया। तो 1266 से 1287 के बीच शासन करने वालों में जो सही उत्तर है वो है गयासुद्दीन बलबन। ये बलबन का टाइम पीरियड था जो कि गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, तो 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन करने वाला कौन है? गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें जो सैलिनिटी लेवल है, लवणीकरण जो होना है वो किसकी वजह से होता है? तो देखिए, जिस मिट्टी की अधिक सिंचाई होती है वो जो है सैलिनाइज होता है, लवणीकरण, उसमें साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा, लवण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो मृदा के लवणीकरण जो है अधिक, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने से भी होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि एंटीसॉल कहा जाता है। तो एंटीसॉल निम्न में से किस प्रकार की मृदा को बोलते हैं? तो एंटीसॉल कहलाता है लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी, मतलब कि जलोढ़ मृदा की बात की जा रही है, एलुवियल सॉइल की बात कही जा रही है। तो गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? तो जो पुरानी मिट्टी है उसको बोला जाता है बांगर, बांगर बोलते हैं, और जो नई होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर। तो यहां पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है बांगर। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि जवाहर सुरंग जो है वो कहां से गुजरती है। तो ये है बनिहाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जो बनिहाल टनल है वहां से जवाहर सुरंग गुजरती है। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में आपको मिलेगा पाल घाट। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू झील मिलेगी। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी भारत में, यहां पे खाली स्थान है आपको भरना है, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक, तो उत्तरी पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जा रही है, वहां पे सबसे बड़े ताजे पानी की झील, फ्रेश वाटर की जो लेक है वो है लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में है। कहां पे? किस राज्य में है? मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको बताना है यहां पे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? द कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम हुआ करता था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न यह है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना है कि प्रोजेक्ट हाथी कब प्रारंभ किया गया। तो 1992 में हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है दिए गए ऑप्शन में महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। पीएफसी जो है वो महारत्ना कंपनी नहीं है, जबकि सेल, एनटीपीसी, सीआईएल जो है वो महारत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है कि वह देश जिसने भिलाई जो मशीनरी है उसको स्टेब्लिश करने में सहयोग दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक, वह ये जो रूस है उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, झारखंड में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। तो झारखंड में जो टाटा नगर है वहां पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है, उसकी स्थापना 1907 ईस्वी में होती है।
हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। यहां पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहां है। तो ये है जामनगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, जामनगर। जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पीथमपुर जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में किसके लिए जाना जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि पीथमपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपको स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में बताना है। तो हथकरघा उद्योग, जो हथकरघा उद्योग है वो सबसे इंपॉर्टेंट लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं। वाद्य योग्य नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है। आप इसके लिए लीगल लड़ाई जो है नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई इसकी नहीं लड़ सकते नीति निर्देशक सिद्धांत में जो बातें कही गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। और वहीं पे अगर फंडामेंटल राइट यहां पे पूछा गया होता, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद्य योग्य है। वहां के उसके लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं रिट के माध्यम से। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके संविधान से ली गई है। ठीक है, तो भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा नीति निदेशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में किस पे जो है अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। तो ये है बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी ये मद्य निषेध का कार्यान्वयन, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो नीति निषेध तत्वों में अभी तक जो कार्यान्वित नहीं किया गया है वो है मद्य निषेध का कार्यान्वयन। जो शराब या जो बुरी व्यसन है, ठीक है, उस पे जो है पूरी तरीके से निषेध करना जो है अभी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं है। कुछ राज्य जो है वो निषेध का कानून लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होने की वजह से राज्य जो है इसके पीछे हट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। तो भाग 11 में ठीक केंद्र राज्य के विधायी संबंध दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनकी बात जो है वो किस भाग में की गई है। तो भाग 20 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। और जो संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है, वह आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत होता है, 368। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहां पे पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो गोवा है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, यह एक पूर्ण राज्य है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित युगों में मतलब राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो राज्य दिया गया है और उसके आगे जो है उसका वर्ष दिया गया है जब उसका निर्माण होता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो सही है। हरियाणा का जो निर्माण होता है या ये कहें हरियाणा जो है अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 मतलब 1 नवंबर को मनाता है और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। तो पहला जो ऑप्शन है वो मैच है, सही सुमेलित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। ठीक है, तो 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। तो आज की डेट में 8वीं अनुसूची में कुल भाषा की जो संख्या है वो है 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, इसको याद रखिए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, यहां पे बात की जा रही है अनुसूची मतलब शेड्यूल में,
दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, जो दल बदल विरोधी कानून है वो 10वीं 10th शेड्यूल में बात की गई है। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, यहां पे देखिए मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहां पे फंडामेंटल राइट की बात की गई कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ल्ड के किस मतलब वर्ल्ड के किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इस सही उत्तर है अमेरिका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो पावर है वो संसद के पास है। ठीक है, उसके अलावा जो है भारत के राष्ट्रपति को कोई नहीं हटा सकता। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है जिसको इंपीचमेंट कहते हैं, जो कि संसद में पारित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सांसदों की अयोग्यता, फिर से देखिए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है कि ये योग्य है नहीं है। ठीक है, तो देखिए सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला जो है चुनाव आयोग के परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। कौन? चुनाव आयोग जो सजेशन देता है और उसके बलबूते पे राष्ट्रपति जो है उनको अयोग्य साबित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद हो जाए तो कौन तय करेगा। तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद होता है तो इसका जो डिसीजन है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं सूची, जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है। जो 11th शेड्यूल है उसको लाया गया। ठीक है, किसके तहत? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान में मंत्रिमंडल, ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है कहां पे? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो संविधान में मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान की उद्देशिका, यहां पे प्रियम्बल की बात की जा रही है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यहां पे बात की जा रही है कि किसका जिक्र नहीं किया गया है प्रियम्बल में। ठीक, तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक समानता, उसका उल्लेख जो है प्रियम्बल में नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, आपको यहां पे बताना है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जिसको CAG बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो है वो CAG को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम जो है अच्छे से अच्छे और प्रश्नों को लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको आपके एग्जाम में काफी सहूलियत रहे और आपको जो है प्रश्न डायरेक्ट हिट करें। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जैसे भी व्यू हो आप जो है आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और वहां से इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।